नमस्कार दोस्तों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण ही चैप्टर हम लोग जो है संसद की वित्तीय समितियों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो में जो है जहां से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, सिर्फ उन्हीं मेन पॉइंट को जो है यहाँ पर सजाने का प्रयास किया गया है। और ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रश्न बचता है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, जिसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज संसद की वित्तीय समितियों के क्रम में हम लोग ये जानेंगे कि भारतीय संसद की जो वित्तीय समितियां हैं वो कितने समितियां हैं और उनके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है पहला है वो प्राक्कलन समिति, दूसरा है लोक लेखा समिति और तीसरा जो है वो है सरकारी उपक्रमों की समिति। तो मुख्य रूप से ये तीन समितियों से प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है इसकी नींव जो है वस्तुतः आप यदि कहें तो 1921 ईस्वी में ही इस समिति की नींव पड़ी थी। यानी क्या कि प्राक्कलन समिति का अगर नींव की बात करें, शुरुआत की बात करें, उसको शुरुआत नहीं कर सकते हैं। एक इनिशियल जो टाइम था वो ये था 1921 ईस्वी, लेकिन 1950 ईस्वी में इसका गठन जो है जॉन मथाई के सिफारिश पर किया गया। तो प्रश्न ये भी बनता है कि प्राक्कलन समिति जो है इसका गठन कब किया गया, तो आप 1950 ईस्वी को चूज करेंगे। और किनके सिफारिश पर किया गया, तो जॉन मथाई जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, नहीं वित्तीय मंत्री थे। तो वही वित्त मंत्री के सिफारिश पर जो है 1950 ईस्वी में प्राक्कलन समिति का गठन किया जाता है। इसके बाद जो है इस प्राक्कलन समिति में उस समय जिस समय गठन किया गया था यानी 1950 ईस्वी में, उस समय 25 सदस्य थे। तो ये बात भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्राक्कलन समिति में जिस समय की गठन किया गया था उस समय कितने सदस्य थे और अभी वर्तमान में कितने हैं। तो जिस समय गठन किया गया तो उस समय 25 सदस्य थे और 1956 ईस्वी से इसमें 30 सदस्य हो गए। तो ये प्रश्न भी बनता है कि प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि किस वर्ष हुई, तो 1956 ईस्वी। और 1956 ईस्वी में जो है 25 से सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 30 कर दी गई और सभी सदस्य लोकसभा के हैं, इसमें राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं हैं। तो प्रश्न ये भी बनता है कि यानी प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं, तो 30 हैं। और राज्यसभा के इसमें जो होते हैं वो राज्यसभा का एक भी सदस्य नहीं है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि राज्यसभा का एक भी सदस्य प्राक्कलन समिति में नहीं होते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं चुनाव के बारे में। तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो चुनाव है वो जो है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा, याद रखिएगा, लोकसभा सदस्य द्वारा समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा करवाया जाता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बनता है कि प्राक्कलन समिति में जो है चुनाव जो होता है वो किस मत प्रणाली के लिए द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो लोकसभा के द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें जो है ये सदस्य जो होते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य, उसमें मंत्री एक भी मंत्री नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि मंत्री एक भी नहीं होते। जो मंत्री के पद पर होते हैं वो इस सदस्य के लिए योग्य नहीं माने जाते हैं। इसके बाद इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है और ये स्टार्ट होता है मई में और 30 अप्रैल में इसकी समाप्ति होती है। यानी प्राक्कलन समिति का कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे अध्यक्ष जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष को मनोनीत किया जाता है। कभी कभी यहाँ इस तरह की बातें होती है कि जब ये जो अभी अध्यक्ष की हम लोग बात कर रहे थे तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन जब इस समिति का कोई उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और वहाँ कोई उपाध्यक्ष नहीं बचता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। और एक चीज़ें याद रखना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि प्राक्कलन समिति के तहत संसद में बहस नहीं होती है। इसके द्वारा जो संसद में बहस नहीं होती है, बल्कि ये प्राक्कलन समिति करती क्या है कि पूरे साल भर में जो कार्य करती है
उस कार्य को जो है वो संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो संसद के सामने जब प्रस्तुत करती है तो उसके बाद जो है उस पर बहस होती है, लेकिन डायरेक्ट जो है ये बहस, इसके बातों पर बहस नहीं होती है। उसके बाद इसके कुछ कार्य को जान लेते हैं, जहाँ से कि प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं कि प्राक्कलन समिति के क्या कार्य हैं। तो प्राक्कलन समिति के जो कार्य है वो है सरकारी कार्य में किफ़ायती, यानी सरकारी काम जितना भी हो रहा है उसमें किस प्रकार से किफ़ायती किया जा सकता है। इसके अलावा संगठन तथा प्रशासन में सुधार, यानी जो समितियों का संगठन है और जो प्रशासनिक इकाई है इसमें कैसे सुधार किया जाए, ये प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य माना जाता है। तो ये थे प्राक्कलन समिति से संबंधित मुख्य बातें। तो एक बार आइए हम लोग इसको पुनः रिकॉल कर लेते हैं। प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में जॉन मंथाई के सिफारिश पर, यह भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा जो इसमें सदस्य वर्तमान में 30 है, यानी उसे 1956 ईस्वी से 30 है, और इससे पहले जो है स्टार्टिंग टाइम में 25 सदस्य थे, और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। इसके अलावा इसका चुनाव जो है वो लोकसभा के द्वारा किया जाता है, समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। मई में स्टार्ट होता है और 30 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो है अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है, और इसके तहत संसद में कोई बहस नहीं होती है, बल्कि 1 साल में जो ये कार्य किया ये संसद के समक्ष प्रस्तुत करती है। और इसका जो कार्य है वो ये है कि सरकारी कार्य में किफ़ायती कैसे होगा इसके बारे में सोचना, और संगठन तथा प्रशासन में सुधार कैसे होगा। तो उम्मीद करते हैं कि प्राक्कलन समिति को आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। तो लोक लेखा समिति देखिए, इसको जो है लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि लघु लोकसभा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को जाना जाता है। और इसको जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन भी कहा जाता है। तो इस चीज़ बात को भी याद रखिएगा कि प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो गठन किया गया था ये 1919 ईस्वी में भारत सरकार के अधिनियम जो था, भारत सरकार का अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 ईस्वी में किया गया था। तो अब देखिए यहाँ से बातें आप लोगों के मन में हो रहा होगा कि जब इसकी स्थापना, इसका गठन 1921 में किया गया और इसका गठन 1950 में किया गया, तो इसको हम लोग पहले क्यों पढ़े? इसलिए पढ़े कि हम 1921 ईस्वी में ही इसकी भी नींव डाली गई थी, लेकिन उस समय ये जो है ये पूर्ण रूप से विकसित एक तरह से कहिए तो नहीं हो पाया। यही वजह है कि लोक लेखा समिति जो है वो उसके बाद देखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं किताब में आपको लोक लेखा समिति पहले पढ़ने के लिए मिल सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो अब हम लोग जाने कि गठन जो वो भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत हुआ। प्रश्न ये भी बनता है कि लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत होता है। और कब हुआ? तो 1921 ईस्वी में हुआ, इस बात को भी याद रखना है। और इसमें सदस्यों की संख्या जो है इसमें 22 हैं। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 22 है। 15 सदस्य जो है वो लोकसभा के हैं और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा के हैं। तो यहाँ से इस बात को ध्यान में रखना है, जबकि इसमें सदस्यों की संख्या प्राक्कलन समिति में हम लोग देख रहे थे, तो प्राक्कलन समिति में जो है वो सदस्यों की संख्या 30 थी और सभी लोकसभा के थे, राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं थे। जबकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इसके अलावा देखना है कि इसका भी कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है, और इसका भी चुनाव जो है ये संसद के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग जाने थे लोकसभा के द्वारा, और ये होता है संसद के द्वारा। समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, और इसमें भी जो है वो कोई भी मंत्री जो पद पर होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो मंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसमें भी मंत्री जो है शामिल नहीं होते हैं। और इसका जो मेन है, अब देखते हैं अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका चुनाव जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? यानी लोक लेखा समिति में अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। और राज्यसभा, अब देखिए बातें ये है कि अध्यक्ष का चुनाव जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा क्यों होता है, जबकि इसमें भाग जो है वो राज्यसभा के भी 7 सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के जब 7 सदस्य होते हैं तो इसको जो है राज्यसभा के सदस्य को सह सदस्य माना जाता है। ध्यान दीजिएगा
लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य को सह सदस्य माना जाता है और इसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये भी कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से, तो राज्यसभा के सदस्य को मत देने का अधिकार क्यों नहीं है? तो इसे मत देने का अधिकार नहीं है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है। इसके बाद 1967 में, यहाँ से जो मेन पॉइंट है, यहाँ से तो प्रश्न बनते ही हैं। 1967 में पहली बार श्री मीनू मसानी, याद रखिएगा, श्री मीनू मसानी जो कि विरोधी दल के नेता थे, अध्यक्ष बना। यानी लोक लेखा समिति का जो है, यानी कह सकते हैं कि 1967 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। उस घटना के तहत विरोधी दल के नेता जो थे श्री मीनू मसानी, उन्होंने, जो विरोधी दल के थे वो नेता, वो इसका अध्यक्ष बने। और तब से जब भी अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उसमें विपक्षी दल का मनोनयन इम्पोर्टेंट होता है। यानी विपक्षी यानी विरोधी दल के आधार पर ही इसके अध्यक्ष का चुनाव 1967 के बाद से किया जाता है। और इसका जो कार्य है, 2-3 इम्पोर्टेंट कार्य है। यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कैग जो होता है उसके प्रतिवेदन की जाँच करता है। यानी अध्यक्ष, ये जो है हम लोग जान रहे थे लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? तो कैग के प्रतिवेदन की जांच, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसका जो प्रतिवेदन होता है उसकी जांच करती है ये। इसके अलावा भारत सरकार के व्यय की भी जांच करती है। भारत सरकार के कितना खर्च हुआ, क्या चीज़ में खर्च हुआ, उसका भी जांच कौन करती है? तो लोक लेखा समिति करती है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा अगर भारत सरकार का व्यय बहुत ज़्यादा हो गया तो इसकी भी जाँच करती है कि आखिर किन कारणों से व्यय बढ़ा, इसकी भी जाँच करती है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि व्यय जब हो ही गई तो उसके बाद क्या, पहले जांच होती तो कुछ फायदा भी होता। खैर उसको छोड़िए, लेकिन जो है वो व्यय की जो जांच है वो लोक लेखा समिति करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के जो वित्तीय मामला है उसमें कमी की जाँच करती, जैसे कोई भ्रष्टाचार, अनुशासन में कमी है तो इसकी जाँच भी, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातें, इसकी जाँच भी लोक लेखा समिति करती है। और यह अपना प्रतिवेदन लोकसभा को देती है। यानी लोक लेखा समिति जो है वो अपना प्रतिवेदन किसको देती है? तो वो लोकसभा को देती है। तो उम्मीद करते हैं कि लोक लेखा समिति को भी बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। लोक लेखा समिति, इसको लघु लोकसभा कहा जाता है और ये 1921 ईस्वी में गठित हुआ। इसको प्राक्कलन समिति का जो जुड़वां बहन कहा जाता है। और गठन जो होता है वो भारत सरकार के अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 ईस्वी में होता है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 साल का होता है और इसके जो सभी सदस्यों का यानी चुनाव जो होता है वो लोकसभा संसद द्वारा समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा, और इसमें एक भी मंत्री भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होता है। इसलिए होता है कि राज्यसभा के सदस्य को जो है वो सह सदस्य माना जाता है और इन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अलावा 1967 ईस्वी में पहली बार जो है वो श्री मीनू मसानी जो विरोधी दल के नेता थे वो अध्यक्ष बने। और तब से प्रत्येक बार अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो उसमें विरोधी दल का मनोनयन जरूरी होता है। इसके बाद कार्यकाल को हम लोग जानते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो होता है उसके प्रतिवेदन का भी जांच ये लोक लेखा समिति करती है। और भारत सरकार के व्यय की भी जांच करती है, राष्ट्रपति के वित्तीय मामलों की करती है और अपना प्रतिवेदन जो है वो लोकसभा को देती है। तो चलिए हम लोग अब लास्ट चीज़ को देखते हैं, सरकारी उपक्रमों की समिति। तीसरा जो है वो है सरकारी उपक्रमों की समिति। ठीक है, तो ये सरकारी कार्यों के लिए विशेष रूप से बनाया गया और इसका गठन जो 1964 ईस्वी में हुआ। कभी कभी यानी कहीं कहीं बुक में आपको 1963 ईस्वी भी दिख सकता है। तो इसका गठन जो वो कृष्ण मेनन समिति के संस्तुति पर हुआ। कृष्ण मेनन समिति के संस्तुति पर 1964 ईस्वी में इसका गठन होता है। और इसमें सदस्यों की संख्या जिस समय गठन हुआ था उस समय 15 थे, 10 जो है वो लोकसभा के और 5 जो है वो राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन 1974 ईस्वी से यहाँ भी देखिए इसी तरह का बात जो है हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर हम लोग अभी देखे थे, एक चीज़ को हम लोग अभी देखे थे यहाँ पर, यहाँ जो है जैसे मूलतः इसमें 25 थे और 1956 ईस्वी से 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में। उसी तरह से इसमें सरकारी उपक्रमों की समिति है। इसमें प्रारंभ में 15 सदस्य थे,
10 जो है लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। लेकिन 1974 ईस्वी से ये हुआ था, 1956 से ये हुआ, 1974 ईस्वी से इसमें 22 सदस्य हो गए, नहीं 7 सदस्यों की वृद्धि हुई। उस पहले वाला में 5 सदस्य की वृद्धि हुई थी, 25 से 30, और इसमें जो है 15 से 22 7 सदस्यों की वृद्धि हुई। और ये जो 22 सदस्य हैं इसमें से 15 लोकसभा के हैं और 7 राज्यसभा के हैं, यानी मुख्य रूप से मानिए तो 2:1 का रेशियो हम लोग लगभग कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ें देखने को मिला, 22 है तो 7 और 15 का रेशियो है, यानी 7 दूना 14 1 15 कर सकते हैं। यहाँ भी ये तो सब जो है लोकसभा के ही हैं, क्योंकि इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य होता ही नहीं है। और यहाँ पर हम लोग देखें क्या कि जो है 7 15, तो यहाँ भी 2:1 का रेशियो हम लोग कह सकते हैं। ऐसा होता नहीं है लेकिन हम लोग कह सकते हैं। और इसका चुनाव जो है वही संसद के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी चुनाव हम लोग यहाँ पर देखे थे, इसमें जो चुनाव देखे थे ये प्राक्कलन समिति में लोकसभा द्वारा, और लोक लेखा में इसमें भी संसद के द्वारा, और सरकारी उपक्रम में भी इसमें भी संसद के द्वारा समानुपातिक एकल संख्या मत प्रणाली के द्वारा, और इसमें भी मंत्री जो है वो भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा इसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होता है। यहाँ भी देख रहे थे हम लोग, इसका भी जो अध्यक्ष था वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत था। यहाँ भी अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के द्वारा मनोनीत है, और इसमें जो अध्यक्ष है वो भी लोकसभा के द्वारा मनोनीत होता है। यानी संसद की जितने भी वित्तीय समितियाँ हैं सभी में अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होता है। और कार्य इसका भी जो है वो व्यय की जांच यानी CAG की जांच जो होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जांच करती है, और संसद द्वारा निर्दिष्ट विषयों की जांच, संसद जो यानी संसद का जो निर्देश होता है सारे चीज़ों पर ये जांच करती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।